नि सा ग रे सा नि सा ग म प म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि सा। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है ना। आदित्य धर के घर पर ये गाना रिकॉर्ड हुआ है? पूरे गाने पूरा एल्बम वहीं रिकॉर्ड हुआ है? रणवीर के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा? उनको पता लगा कि आपने गाना गाया है? जब आप म्यूजिक लॉन्च इवेंट था म्यूजिक तब लॉन्च इवेंट। उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुझे ये पता था इस फिल्म का सबसे फेवरेट ट्रैक अगर कोई है उनका तो कारवां है। अच्छा। 10 से 12 दिन मैंने और मेरे अब्बा ने सांता क्रूज पे एक पाकिज़ा होटल है सेंटा क्रूज में वेस्ट में, वहाँ पे 10 से 12 दिन हमने फुटपाथ पे गुजारे मैंने अब्बा ने। तो मेरे अब्बा का जो इंतज़ार है वो 45 साल का है, मेरा तो शायद 15 साल का होगा। तो ये जो कामयाबी ये सारी मेरे अब्बा को डेडिकेट है क्योंकि 45 साल इंतज़ार किया मैं। कारवां के बाद वो ये बदला है, नज़रियात बदल गए लोगों की। इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ऐसी थी, इज़्ज़त में कभी कोई कमी नहीं थी, लहजे बदल गए, आँखों का झुकाव बदल गया। मेरा गाना आया कश्मीर फाइल में, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब वो गाना रिलीज हुआ फिर हिम्मत टूटी भी, नाम नहीं है मेरा। सफलता जैसी चीज़, कामयाबी जैसी चीज़, शोहरत जैसी चीज़ मेरी जहन से ख़त्म हो चुकी थी। तो ये जो सारा मिला ये ख़त्म होने के बाद मिला है। और ऐसा क्या हुआ था 22 में? धुरंधर की धूम है भैया, आजकल जिधर भी देखो धुरंधर के ही गाने सुनाई देते हैं। अभी हो सकता है थोड़ी देर में आपको यहाँ भी फिजाओं में धुरंधर के गाने सुनाई देने लगे। नि सा ग रे सा नि सा ग म प म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि सा, नि सा ग रे सा नि सा ग म प म प ग म रे सा नि सा ग रे सा नि सा। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। सुनाई दिया आपको? बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये गाना और गाना गाने वाले दोनों ही यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार शहजाद भाई, प्रणाम मतलब यहीं से आपको एक हग बहुत प्यारा सा, जी। कमाल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर बार सुनकर। और आज रूबरू सुन के तो ऐसा हो गया कि मतलब शायद खुदा की बंदगी हो गई, मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 सारे गाने सुनेंगे, लेकिन शुरुआत हम करना चाहते हैं आपकी जर्नी में। पता चली जी। एक ऐसे शो से शुरू हुई जो जिसको बाद में हमने वॉइस ओवर भी करना शुरू किया। जी। पिछले कई सालों में सारेगामा लिटिल चैम्प्स के जितने भी सीजन्स आए उसके आवाज़ मैंने उसमें दी। ये 2007 की बात है ना? जी। कैसी रही है वहाँ, कैसा रहा है वहाँ से यहाँ तक का सफ़र? जी, सबसे पहले तो जो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़र शुरुआत हुआ था जब मैंने सबसे पहले ईटीवी राजस्थान एक चैनल था जी। वहाँ पे मुझे कुछ राजस्थानी एक आइटम पेश करना था। तो एक मैंने आइटम पेश किया, वो बात है तकरीबन 2005 की। तब मैं 8 या 9 साल का था। फिर मैंने सारेगामापा लिटिल चैम्प देखा 2000 अपना 5 वाला ही। तो उसके बाद फिर 2007 में ऑडिशन का मौका आया था, तब मैं रियाज़ करते करते उस चीज़ की तैयारी कर रहा था। तो 2007 में मैं मुंबई आया, 13 साल की मेरी एज थी, 12-13 साल तकरीबन। फिर मैं सारेगामापा के ऑडिशन दिए मैंने लिटिल चैम्प के, वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद मैं किसी कारण वहाँ पे टॉप 12 में जगह नहीं बना पाया और हालात कुछ ऐसे थे कि जो मेरे फादर हैं बड़ी मशक्क़त से वो मुझे लेकर आए। उन्होंने बाकायदा उस चीज़ के लिए उस ज़माने में 20 या 25 हज़ार का लोन उठाया था कि मुझे मतलब मेरे बच्चे को जाना है तो ऑडिशन देना है। तो मेरे अब्बा ने बहुत मेरे लिए उस वक्त से मेहनत की, बेजोड़ मेहनत की और इस लेवल पे
कि अगर उनको मेरे लिए कहीं से लोन लेना पड़ा या उधार लेना पड़ा, मांगना पड़ा, उन्होंने, हालांकि वो ऐसे स्वाभाविक वाले इंसान है नहीं, वो बहुत खुदा और बहुत रहम वाले और बहुत कमाल इंसान है वो, बट उन्होंने मेरे लिए अपनी खुददारी को कई दफ़ा सेक्रीफाइस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर कोई इंसान किसी इंसान के लिए खुददारी सेक्रीफाइस कर ले तो खुदा के बाद उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो ये मेरे अब्बा का मेरे लिए जो मेरा पर्सनली जो रिश्ता है मेरे अब्बा से वो ये है। तो बहरहाल हम सफ़र शुरू हुआ, फिर कुछ वक्त मैं यहाँ पे था, फिर मैं वापस मैं बीकानेर चला गया। फिर जब मेरी एज 14 साल हुई तो मेरे अब्बा के कुछ फ्रेंड्स थे जो मुंबई में रहते थे, मीरा रोड में। तो उनके छोटे भाई सलीम खान जी सीवल, उनके यहाँ मेरे अब्बा ने मुझे छोड़ दिया व्हेन आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड। तो मैं मम्मी से अब्बा से सबसे दूर रहता था। और सलीम अंकल जो है उन्होंने, उनका बड़ा एहसान है मेरी ज़िंदगी पे। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी और जहाँ उनको मुनासिब लगा कि वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने किया। और उन्होंने जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था। तो वहाँ से मैं जो पैसे कमाता था वो पैसे घर भेजता था। और वहाँ पर क्या गाने गाते थे आप? फिल्मी जो ही गाने बॉलीवुड या गाने में बॉलीवुड के? पहले से जहन ये था कि मेरा टारगेट था कि मुझे बॉलीवुड में अपना जो भी काम धंधा दाल रोटी जो भी करना है यहाँ पे मुझे करना है। ये बचपन से मेरे जहन में था। वो चीज़ें बिल्डअप होती 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 चीज़ें जुड़ती गई। उसके बाद फिर 2008 के बाद 2010 में मैं आ गया सेंटा क्रूज़, मीरा रोड से सेंटा क्रूज़। वहाँ अब्बा और हम, मतलब मेरे अब्बा मुझे लेने आए, वहाँ से मैं गया। फिर हमने कुछ दिन, आज तक किसी को पता नहीं है, 10 से 12 दिन मैंने और मेरे अब्बा ने सांता क्रूज़ पे, एक पाकीज़ा होटल है सेंटा क्रूज़ में वेस्ट में, वहाँ पे 10 से 12 दिन हमने फुटपाथ पे गुजारे, मैंने अब्बा ने। फिर अब्बा ने, क्योंकि वो बड़े प्यारे इंसान हैं तो एक आध दोस्त बन गए उनके। तो फिर हमें एक छोटा सा, जहाँ पे एक बंदा सो सकता है, वहाँ पे एक ऐसा घर मिल गया जहाँ पे हम दोनों बाप बेटे रहते थे। वो खाना वाना बनाते थे और मैं फिर वही जो रेस्टोरेंट की तलाश में कि भाई कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे गा सके और कुछ पैसे कमा सके। वहाँ से फिर चीज़ें बदलते 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 फिर हमें बहन की शादी करनी थी। तो मैं और मेरे बड़े भाई रईस अहमद, तो हम दोनों, वो ही वॉज तबला नवाज, सो वो तबला बजाते थे, मैं गाता था। तो फिर हमने किसी तरह 1-1.5 साल मेहनत करके उस ज़माने के हिसाब से हमने बहन की शादी दोनों भाइयों ने मिलके कर दी। उसके बाद एक शो आया सुरक्षेत्र, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तब मेरी एज तकरीबन 17-18 साल की थी। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और दुबई में उसका सारा शूट हुआ। तो मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया। तो पूरे हिंदुस्तान में से उन्होंने 10 लोगों को सिलेक्ट किया था, उसमें से मेरा एक नाम था। और इसमें जजेस हिमेश जी कैप्टन थे, आतिफ कैप्टन थे, आबिदा परवीन, गुलाम अली खान साहब, इस्माइल दरबार जी, सुरेश वाडकर साहब, सज्जाद अली, रूना लेला जी, काफ़ी सारे जज थे इसमें। वहाँ पे मुझे ज़िंदगी में एक उम्मीद मिली कि अब मैं इस रेस्टोरेंट वाली ज़िंदगी को शिफ्ट कर सकता हूँ इस दुनिया में। वहाँ से फिर मैंने मेरी असल जो स्ट्रगल, जो मेरी निजी स्ट्रगल थी, वो तो मेरी ज़रूरत थी जो मैं कर रहा था, जो ये भी ज़रूरत थी, ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी थी। तो फिर मैं उसमें लग गया। फिर करते 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 एक आध फिल्म में मौका मिल गया, ठीक है। उसके बाद 2014 में मुझे NH7 में विशाल शेखर जी के साथ गाने का मौका मिला। ये कौन सा गाना था? उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था दिल्ली और पुणे में। अच्छा अच्छा। तो NH7 वीकेंडर करके एक कॉन्सर्ट था 2014 में। ओके। मुझे पता नहीं क्यों वो फिल्म याद आ गई, पर वो आप ठीक है NH7। हाँ, उसके बाद और उनसे मुझे मिलाने वाले शख्स थे राजू सरदार जी। अच्छा। जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिदमिस्ट हैं, जिन्होंने तकरीबन 5000 से ज़्यादा गाने अरेंज किए, बजाए, जो विशाल शेखर जी के ऑलमोस्ट गाने भी उन्होंने बजाए। राजू सरदार जी बहुत फेमस नेम है बॉलीवुड में, वो मेरे चचा हैं, बीकानेर से ही है। तो उन्होंने जब मिलाया था ना तो मुझे बोला, बेटा इज़्ज़त की सवाल है, ज़रा देख लेना। तो मैंने उनको बोला चचा, जब तक मैं ढंग से काम ना कर दूं, आप ये मत कहना मेरा भतीजा है या मेरे रिलेटिव है, आप ये कहना एक बच्चा है
जो मुझे लगता है इस काम के लिए ठीक ठाक डिजर्व करता है, तो फिर मैं उनको सुनाऊंगा, देन वो सेटिस्फाइड होंगे, अपना काम मुकम्मल तरीके से हो जाए, उसके बाद आप ये जिक्र करना, ताकि आपको भी अच्छा लगे और कुछ कमी अगर आ जाए तो आप पे बात ना आए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, वो बहुत प्यार करते हैं। तो फिर मैंने गाया और उनको बड़ा पसंद आया। फिर हमने खान साहब को ट्रिब्यूट किया। तो फिर उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि शहजाद एक फ़िल्म आ रही है सुल्तान, उसमें मैं चाहता हूँ कुछ लाइन से तुम गाओ। मैं गया यशराज स्टूडियो, पहली दफ़ा ज़िंदगी में, जहाँ का हर एक आर्टिस्ट का ख्वाब होता है। 19-20 साल की मेरी एज थी। मैं गया, सुखी पाजी खड़े, सुखविंदर सिंह, मेरे पसीने छूट गए। जिनको सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनको सुन के हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, सोनू निगम जी, सुखी पाजी, ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ में हमने अपना बचपन जिया है। तो मैंने बोला या अल्लाह, वो ब्लैक वेलवेट का सूट उन्होंने पहना हुआ शेर की तरह। तो फिर वो उन्होंने गाना शुरू किया। उन्होंने गाया, जैसे उन्होंने चल मोड़ दे उसका पंजारे अपने अंदाज में गाया। मैं ऐसे हो गया, बाप रे बाप, इतना पावर भी होता है क्या किसी की आवाज़ में। मैंने बोला आज तो अल्लाह खैर करे। तो बाद में विशाल जी ने बोला शहजाद ये लाइन है, 7 आसमां चीरे अब 7 समंदर जीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। तो ऐसी कुछ उन्होंने मुझे 16 या 18 लाइन्स दी। तो पाजी खड़े एक जगह पे मैं खड़ा हूँ। मैंने उनके साथ ही रिकॉर्ड किया और 1 टेक में रिकॉर्ड किया। कैसा था एक बार जरा। 7 आसमां चीरे अब 7 समंदर जीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मज़ा आ गया। मतलब फिर वहाँ से हिम्मत मिली। फिर जब वो गाना रिलीज हुआ फिर हिम्मत टूटी भी। अच्छा, नाम नहीं आया मेरा और पाजी के साथ मेरी क्रेडिट नहीं आया और पाजी के साथ मेरी वोकल थी। एंड विशाल सर ने इतनी फाइट की मेरे लिए, बहुत प्यार करते हैं वो मेरे से, इतनी फाइट की उन्होंने, इतना मेरे लिए वो प्रोडक्शन वालों से लड़े, तब जाके उन्होंने फिल्म एंड होने के बाद वहाँ पे क्रेडिट दिया। हालांकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो क्रेडिट शायद बनता या नहीं बनता, बिकॉज लीडिंग में सुखी पाजी थे। सो ही वॉज लीड। सो मुझे ऐसा लगा कि यार सुखी पाजी के साथ गाना ही अपने आप में बड़ी बात है, यहाँ पे शायद मेरा हक बनता भी नहीं था। बट मेरे लिए वो एक उम्मीद हो जाती है अगर हो जाता तो। बट मैं उससे भी खुश हुआ। बाद में मैंने उन चीज़ों को सोचा तो मुझे हिम्मत मिली कि नहीं यार, एक लीड आर्टिस्ट कितना बड़ा होता है और कितना तपस्या करनी पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं आप नींद से उठो बिना कुछ किए और सीधा आपका नाम सुनहरे अक्षरों में आ जाए, ऐसा मुनासिब नहीं है। आप सुखी पाजी के साथ खड़े हो, ये आपकी ज़िंदगी की खुश नसीबी है। शुरुआत दिनों में यही फीलिंग होती है एक आर्टिस्ट की। सो मैं खुश था। मैं फिर वापस से मैंने जब स्क्रीन पे देखा नाम, मैंने बोला ठीक है चलो स्क्रीन पे नाम है। सही बात। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है ना कि गाना गा भी दिया आपने और वो रखा नहीं गया फाइनल। देखिए तो कम से कम इल्म की कमी थी, इल्म नहीं था तब ना कि कोरस क्या चीज़ होती है, बैकिंग वोकल क्या चीज़ होती है। बाद में पता चला अच्छा जो मैं पाजी के साथ गा रहा था दैट इज़ बैकिंग वोकल। सो बाद में पता चला उस बैकिंग वोकल के लिए भी विशाल सर लड़ रहे कि नहीं यार मेरे बच्चे का नाम फ्रंट पे आना चाहिए। सो ये होता है प्यार। नाम तो अल्लाह की देन है, कभी जब होगा तब होगा, वो उसने मुकर्रर कर रखा है, हमारे हाथ में नहीं है। बट अगर इतने बड़े लोग आपके लिए थोड़ी सी भी फाइट करें तो मतलब आपके लिए प्यार बहुत है लोगों के लिए। सो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर गाते गए फिर। बट ये अभी बैकिंग वोकल ही चल रहा है या कुछ और भी? नहीं, बहुत गाने इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, वो तब की कहानी थी। फिर मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाता था कई देर में तो रास्ता खुलने लगा ना। हाँ, वो जो इंतजार करना पड़ना जरूरी ही है, करना पड़ता ही है आपको। आप सर एक बात बताएं, अगर कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर है जो रोजाना नया गाना बना रहा है और हर महीने 20 फिल्में कर रहा है, कैसे मुनासिब है आपको 1 सेकंड में या 1 मिनट में आपको वक्त दे दे? नहीं है मुनासिब।
हमें ये लगता है हमें किसी ने वक्त नहीं दिया, नहीं यार, उसके पास वक्त होना भी चाहिए। जैसे मैं अभी लेट आया तो अगर मैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता ना तो आज मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है ऐसा मसला, हो जाती हैं चीज़ें। तो फिर मैं गाने लगा। फिर मेरा गाना आया कश्मीर फाइल में, कश्मीर, अरे हम देखेंगे, फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म, लाजिम है कि हम देखेंगे। उसके बाद एक गाना आया जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गाना बन सकता था, बट प्रोडक्शन की गलती की वजह से नहीं बना। पहले तो ये फैज़ साहब वाली जो नज़्म है इसकी दो लाइनें सुनने बनता है जी क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो फैज़ साहब। जी 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 जी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। तो ये मैंने गाया था। उसके बाद आश्रम आई थी बॉबी देओल जी की। हाँ। उसमें 2 गाने थे, सनी इंदर साहब ने मुझे गवाया और जिस शख्स ने मुझे उस चीज़ के लिए चुना उनका नाम है कुमार सर। अच्छा, राइटर, ओके। जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, जो बेजी थी दुआ, जुमे जो पठान, बेशरम रंग, तेरा यार हूँ मैं, तो देसी बॉयज़, बहुत सारे गाने। वो बड़ा प्यार करते हैं मुझसे और मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा के बाद अगर मुकम्मल तौर पे किसी का हाथ रहा है तो वो कुमार सर हैं। उन्होंने बड़ा प्यार, बड़ी हर बार, तो उनकी वजह से मुझे आश्रम में गाने का मौका मिला और वो उस वक्त उस पूरी सीरीज़ की जो सबसे बेहतरीन पॉजिटिव सिचुएशन थी, उस सिचुएशन का गाना था वो। अच्छा, वो गाना था गुरु बिन ज्ञान मिले ना, गुरु बिन ध्यान लगे ना, तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया। देखिए शहजाद भाई, ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा आप जब तक हैं तो कोई भी गज़ल शेर गा के सुनाना पड़ेगा बिना मौसीकी के। हाँ, गुरु बिन ज्ञान मिले ना, गुरु बिन ध्यान लगे ना, फायदा ही फायदा सौदे में, कोई नुकसान लगे ना, तुझ में समाई सारी दुनिया, तूने ही बनाई सारी दुनिया, तुझ में समाई सारी दुनिया। तो ये आप सोचिए 1.3 बिलियन अगर किसी सीरीज का व्यूज है आश्रम का, MX प्लेयर की सीरीज थी ये, उन्होंने ऑडियो रिलीज नहीं किया अलग से। बहुत बहुत खूबसूरत। हाँ, जबकि ये गाना हमारी संस्कृति का गाना है। हाँ, ये एक्चुअली गीत और भजन के बीच में कहीं। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान ने सुना ये गाना। हाँ, ऐसा नहीं, एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला मुझे उस वक्त उस दौरान जिसने नहीं सुना। और बट फर्क इतना है कि ऑडियो रिलीज नहीं किया तो सिंगर आर्टिस्ट का नेम रजिस्टर नहीं हुआ, चाहे वो कंपोजर हो या लिरिसिस्ट हो या सिंगर। चलो उस वक्त चीज़ें हालात अलग थी, लॉकडाउन के बाद की बात है। उसके बाद कुमार सर ने मुझे मिलाया शाश्वत जी से, आज से 2.5 साल पहले। शाश्वत सचदेव जो कि हैं म्यूजिक डायरेक्टर ब्रिलियंट धुरंधर के। हाँ जी, वो है भी धुरंधर काम में। अच्छा, ठीक है, जैसे उनको फिल्म्स के टाइटल मिले हाँ, उसी लेवल का उनका काम भी है। ओके। तो हम एक फिल्म के पे काम कर रहे थे, फिल्म जानवी कपूर की उलझ काम कर रहे थे। उसमें एक मैंने कलाम गाया, हाँ, इलाही मेरे रूबरू तू है आया, रूबरू ये कलाम हमने गाया फिल्म उलझ में। उसका काम चल रहा था। उसके बीच में काम शुरू हो गया अचानक से फिल्म आर्टिकल 370 का। ये भी आते थे धर की फिल्म जी। उसमें उन्होंने मुझे मौका दिया, क्लिंटन सर के साथ मेरा एक गाना, उसमें आधी उड़ी है सीने में मेरे, आधी उड़ी है। तो ये गाना फिर हमने उसको
उस पर भी काम किया फिर एक साथ दोनों। फिर वो पहले रिलीज हो गया, 370। आंधी आंधी पहले रिलीज हो गया, और फिर आई उलझ। नेटफ्लिक्स की फिल्म थी शायद जी, ये ना? हाँ। मेरी सबसे फेवरेट कवाली कलाम जो है उलझ में, इलाही मेरे रूह, जब मैंने सुना है उनका ट्रस्ट, उनका भरोसा। शहजाद वो इतना खूबसूरत है ना कि अगर आगे भी दो ज़मीं का आसमां भी तू है और आखिरी मकां भी तू है बस तेरी आरज़ू ओ मेहरबा पास बिठाया, इलाही मेरे रूबरू तू है आया, रूबरू 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 रूबरू। तो ये कलाम जो है शाश्वत सर ने, इस पे हमने एक साल इस पे काम किया। अगिन कुमार जी ने मेरे ख्याल से लिखी है, और बड़ा मेरा ये फेवरेट कलाम है जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। उसके बाद आर्टिकल 370 में मुझे मौका मिला, तो उनका भरोसा, उनका यकीन आज कारवां तक लेके आया मुझे। तो उनका बड़ा हाथ है इसमें, और बहुत प्यार करते हैं। म्यूजिशियन है, एक अलग बात है, बेहतरीन इंसान है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े गाने दिए, वो जेन्युइनली बहुत बड़े इंसान है। और जब मैंने उन्होंने मुझे नहीं गाया था ना, तभी मैं उनको बोला सर आई एम ए बिगेस्ट फैन ऑफ यू, क्योंकि उन्होंने उरी की थी, हमने गाना वो सुना था। फिर उनका वो साहेबा साहेबा चलवा जा मिर्जा, तो ये उनका गाना आप जानते ही। तो एक फैन वाला मोमेंट पहले से था, और हमेशा से मैं उनका फ़ैन ही रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनको इंटरनली देखा है काम करते हुए। ये तो सारे गाने अब आ रहे हैं, जो जैसे गफूर आया, उनका बैट्स ऑफ बॉलीवुड आया, बहुत सारी चीज़ें आई, और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे उनकी वाइफ का मुझे मिला, मैजिक दीदी। बड़ा सपोर्ट करती है वो, बड़ा प्यार करती है मुझसे, और एज अ आर्टिस्ट भी, और बहुत सम्मान देती है मुझे वो। तो एक सारे मेरे सपोर्ट। पास सवाल है नहीं तो मतलब ये एकदम, या जैसे कहते हैं ना कि कहीं से निकली और कहीं पहुंची, वही बात हो गई है भी। बहुत क्या रूदारी है आवाज़ में। बस कोशिश कर रहे सर। सॉरी मैं भटक गया था। खैर, क्योंकि संवाद कर रहे हैं तो वो भी बातें पूछनी पड़ेंगी जो दर्शक सुनना चाहते हैं। जी जी। तो अब धुरंधर फिर कैसे हुई? धुरंधर की शुरुआत कैसे हुई? धुरंधर कैसे हुई? सर ये बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ। मैं घर पे था, और शाह सर का मेरे पास कॉल आया, शाश्वत सर का, कि भाई किधर है? मैंने बोला पाजी घर पे हूँ। बोले जल्दी स्टूडियो आ। तो मैं निकल गया एक्टिवा लेके स्टूडियो। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे उनके वाले स्टूडियो। तो उन्होंने बोला भाई बैंड्रा आना है। मैं मलाड से फिर बैंड्रा गया। अच्छा, वो मलाड, तुमको लगा मलाड का स्टूडियो है? नहीं, वर्सोवा में उनका वर्सोवा। स्टूडियो। अच्छा, वर्सोवा। मैं मलाड में था। हाँ हाँ। तो बाद में मैं वहाँ से बैंड्रा गया, उन्होंने एड्रेस भेजा। मैंने बोला यार स्टूडियो तो यार भाई का इधर है। मैंने बोला चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे ये तो बात पता थी कि वो इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, इतना सीरियस है सर कि वो स्टूडियो साथ में रखते हैं गाड़ी में अपने। तो जब वहाँ जहाँ उनका मूड होता है वो खोल लेते हैं। तो मैं चला गया, देखा आदित्य धर सर का घर। अच्छा। तो वहाँ पे हमने ये गाना, ये सारी क्रिएटिविटी वहीं पे हुई। आदित्य धर के घर पर ये गाना रिकॉर्ड हुआ है? पूरे गाने? यस। पूरा एल्बम वहीं रिकॉर्ड हुआ है? अरे वाह। तो मैं गया, तो सर ने दरवाजा खोला, आदित्य धर सर ने। तो उन्होंने एक दरवाज़ा खोला, तो मैं पहले पहुंच गया शाह भाई से। तो उनसे 2 मिनट बात की, सलाम दुआ की, क्योंकि आर्टिकल 370 में गा चुका था। तो वो जानते तो थे ही। और वो खुद बहुत अच्छा म्यूज़िक समझते हैं। अच्छा, पूरे एल्बम में वो सीट पे बैठे थे। ऐसा नहीं है कि शाश्वत भाई काम कर रहे हैं और आदित्य सर ने आप भेज दो मुझे, मैं सुनता हूँ। एक लाइन भी अगर रिकॉर्ड हुई ना, एक छोटा सा चंक भी बना है ना, वो सीट पे बैठा है बंदा। तो ये इंसान वही लोग कर सकते हैं जो म्यूज़िक की समझ रखते हैं। बहुत समझ है उनको म्यूज़िक की।
तो अब उन्होंने सर ने सरगम कंपोज की, वो आए, उन्होंने सरगम कंपोज की, गाना क्या है पता नहीं, गाना बना भी नहीं था। निसा गा रे सा निसा गा म प म प गा म रे सा निसा गा रे सा निसा, ये तो फिर से सुनना पड़ेगा, सॉरी। निसा गा रे सा निसा गा म प म प गा म रे सा निसा गा रे सा निसा। उन्होंने बोला भाई गा, तो मैंने ऐसे सीधा सीधा गाया, निसा गा रे सा निसा गा म प गा म रे सा निसा गा रे सा निसा। बोले भाई ग्रेस चाहिए, मतलब जान। मैंने बोला अचानक से, मैंने बोला भाई साहब ये खतरनाक आदमी है। मैंने बोला पाजी बताओ, तो उन्होंने गा के सुनाया मुझे, बड़ा वो भी बड़ा सुरीला गाते हैं। अच्छा, तो उनको हाँ मैंने हमेशा बोलता हूँ सर आप क्यों नहीं गाते हो, कोई आप भी गाया करो। वो के मौका देते हैं, वो ऐसा नहीं उनका सीधा लगे। तो वो मुझे उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से गा के सुनाया। बोला सर 2 मिनट चाहिए मुझे, इतना पावर डालने के लिए मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो। तो फिर मैंने वो गाया और वही जो हमने गाया वही रिलीज हुआ। अच्छा, जो उस दिन वहाँ पर, हाँ, उसके बाद गाना बना। ओ, जो गाना बना, वो गाना बना रहे थे, मुखड़ा बनाया मैंने, मुखड़ा गाया, अंतरा बनाया मैंने, अंतरा गाया। फिर इरशाद कामिल सर आए 3 घंटे बाद, उन्होंने फिर 4 घंटे उस गाने को लिखा। फिर वापस से मैंने नए लिरिक्स में उस गाने को गाया। ओ, तो पहले मुखड़ा अंतरा कुछ और था, फिर लिरिक्स नए आए हैं। हाँ, वो एक स्क्रैच लिरिक्स पे हमने किया था। ओके ओके। अब जिस फोर्स से वो मुझे गवा रहे हैं, 4 घंटे में तो चुप हो गए। मेरा गला पकड़ गया। मैंने बोला यार अल्लाह अब क्या करूँ। सो बाद में मैंने जैसे तैसे गाया, मेरा गला हो गया ख़राब, मेरी हो गई हालत ख़राब। फिर मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला सर मुझे एक दिन रेस्ट करने दो, मैं अच्छे से गाना चाहता हूँ। फिर दूसरे दिन हमने इस गाने को रिकॉर्ड किया और फिर मैं घर आ गया 12 बजे रात को। 3 बजे वापस फ़ोन आया कि यार एक लाइन बाकी रह गई, वो ठीक से हुई नहीं, हो तुम आके ढंग से करो उसको थोड़ा सा। मैं वापस गया, मैंने लाइन सुनी, मैंने बोला अच्छा ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मैंने वो लाइन गई, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। यही लाइन थी वो। यही लाइन थी वो, हकीकत में सर खुदा की कसम यही लाइन थी। तो ये दर्शाता है कि एक कंपोजर कितना डिटेलिंग में काम करता है। आप समझ रहे बात को, यही लाइन थी। चाहते तो वो शायद निकल जाता, इतनी खराब नहीं थी वो, मतलब या गड़बड़ ऐसा नहीं था। चाहते तो वो अगर उसको वैसे ही रखते ना तब भी कुछ होता नहीं। बट जो समझने वाले हैं उनको पता लग जाता कि ये मामला यहाँ गड़बड़ हुआ है। वो फिल्म की पहचान हो गई। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रात को 3 बजे गया, मैं गाया, उन्होंने गवाया। तो अब हम थोड़ी सी ज्यादती आपके साथ ये करेंगे जी कि पूरे फोर्स के साथ अंतरा और मुखड़ा भी सुनना चाहेंगे। अच्छा, निसा गा रे सा निसा गा म प गा म रे सा निसा गा रे सा निसा। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। ओ उठ नहीं सकते, नहीं तो माइक हिल जाएगा, नहीं तो अभी उठ के गले लगा देता तुम्हें यार शहजाद। जिंदगी बदल दी इस गाने। हाँ जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले रणवीर के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा? कब पहली बार इंटरेक्शन हुआ जब उनको पता लगा कि आपने गाना गाया है? जब आप म्यूज़िक लॉन्च इवेंट था, तब उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई। वो खड़े हैं इधर, मैं खड़ा हूँ इधर, ठीक है, मैं उनको देख रहा हूँ और हमारे आसपास चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े। उन्होंने 1-2 दफ़ा नोटिस किया कि ये अलग सा बंदा खड़ा है और उसको कोई रोक नहीं रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो अच्छा, मैंने जैकेट पहनी हुई थी, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। वो उनको पता नहीं था कि शहजाद में हो। अच्छा। और मुझे ये पता था इस फिल्म का सबसे फेवरेट ट्रैक अगर कोई है उनका तो कारवां है। अच्छा। तो मैंने बोला मैं मौके पे बताऊंगा।
अभी बता के टेस्ट खराब नहीं करूँगा। हाँ, हाँ। इंडस्ट्री में रहते रहते समझ में आ जाता ना कब बात क्या कब हाँ, करनी है। हाँ, हाँ, हाँ। वो वसीम बरेलवी साहब का शेर है ना कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यस, तो ये ऐसी ही बात आप समझिए। हाँ, तो मैं खड़ा था, मैंने चश्मा लगाया हुआ था। मुझे बोला इधर आ। बोला, बोली जैकेट कहाँ से लेके आई? मैंने बोला शॉप से ली। बोले शॉप का नाम बता। मैंने बोला सर आप शॉप का नाम पूछ रहे हो सर? बोले मेरे पास भी ऐसी जैकेट और बहुत ज़बरदस्त लग रही तुझे ये जैकेट। बोला थैंक यू सर। तो बाद में उन्होंने मुझे ऐसे इज़ अ वेरी एनर्जेटिक, मेरा ऐसे मुंह पकड़ के एकदम खुश होके मुझे बोला कि मैं ऐसा परफॉर्म करूँगा आज कि स्टेज हिला दूँगा। फिर मेरे मुंह से निकला, बोला सर मैं भी स्टेज हिलाने आया हूँ और मैं भी स्टेज हिलाऊंगा जब आपके साथ मैं कारवां गाऊंगा। वो बोले अरे बाप रे बाप, यू आर शहजाद? मैंने बोला यस सर। अरे भाई क्या बात है, गले लगा लिया, कूद रहे मुझे एकदम बैक स्टेज पागल हो गए, मुझे उठा लिया, मुझे दबा लिया। मैंने बोला और स्ट्रॉन्ग आदमी है, स्ट्रॉन्ग मैन है, और बहुत प्यार दिया उन्होंने, जेन्युइनली बहुत प्यार दिया। चलो वो सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने मेरी माँ के लिए खूबसूरत अल्फाज बोले। फिर उनको पता चला कि 16 तारीख को मेरी बेटी हुई और 17 तारीख को ये ट्रेलर आया, सो वो भी उनको पता चला। और उसका नाम भी दुआ है, उनकी बेटी का नाम भी दुआ है, मेरी बेटी का नाम भी दुआ है। सो वो उनको पता चला, वो बहुत खुश हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं इस आदमी से सालों से मिल रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है एक आर्टिस्ट के लिए इतना बड़ा स्टार अगर ये फील करा दे तो ये एक बहुत ही जिंदा दिली वाली बात है। सो वो जिंदा दिल आदमी है। फिर इवेंट ख़त्म हुआ, मैं पीछे खड़ा था, मैंने बोला चलते हैं यार। पता चला रणवीर सिंह जी 5 दफ़ा उस गाने को प्ले करवाया उन्होंने और ऑडियंस के साथ वो गाना परफॉर्म कर रहे हैं। सारे लोग चले गए, सब चले गए, सिर्फ रणवीर सिंह और ऑडियंस और वो गाना। अच्छा मैं बचा था, रणवीर सिंह जी बचे थे बस। मैं इसलिए बचा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कर क्या रहे, ये किस लेवल के इंसान है। ये इतनी एनर्जी सब में होती है, लेकिन आप कितने समय उसको मेंटेन करते हो। जैसे मैं स्टेज पे गाता हूँ, 2 घंटे गाता हूँ, 3 घंटे गाता हूँ। मुझे अगर 5 घंटे गाने होंगे तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैंने गाया 5 घंटे, जब ज़रूरत होती है तो ज़रूरत बहुत कुछ करवा देती है, ठीक है, लेकिन वही ज़रूरत थोड़ी सी कामयाबी में तब्दील होती है तो आप वक्त देखने लगते हो। क्योंकि रीज़न ये है इसका, वो प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपको बचाना भी एक कला है, कोई मशीन नहीं। मुझे अगर कहीं कल रिकॉर्डिंग में गाना है तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे शो में कम चिल्लाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी पड़ती है। रीज़न ये है कि आप मल्टीपल काम कर सको, ज़्यादा यूज़ में ले सको। उस वक्त हमारा ये था कि आज स्ट्रगल में ऐसा होता है माइंडसेट आर्टिस्ट का कि आज अगर मैंने अच्छा गाया तो मेरे 10 काम बनेंगे। आज भी ऐसा ही है कि आज मैंने अच्छा गाया तो 10 काम बनेंगे, लेकिन ऐसा है कि वो गाया कारवां की तलाश है, उससे 10 काम बने, मुझे भी 15-20 कंपोजर्स के लिए गाने का मौका मिला। अब जब मैं उनके पास गाने के लिए जाऊं तो उनका वक्त ज़ाया ना हो। पता चला मैं गया और गला ख़राब है और चीज़ें इस वजह से हमें ख्याल रखना पड़ता है कि अब हम 5 घंटे नहीं गा सकते, अब हम 1.5 से 2 घंटे का काम कर सकते, इतनी हमारी हद है। तो उस एनर्जी को वो बंदा नॉर्मल जिंदगी में मेंटेन कर रहा है, तो ये बड़ी बात है सर, बड़ी बात। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो ये कारवां की क्रिएशन। कैसी जिंदगी बदल गई उसके बाद? बहुत चीज़ें बदली है। एक चीज़ बताऊँ, बहुत मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए, पर वो चीज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा था, पर बोलना चाहता हूँ। एक कुरान में आयत है, वत तो इज़्ज़ो मंतशा वत तो ज़िल्लो मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। ये अल्लाह ने हर इंसान को दी है और हर एक इंसान हकदार है अपनी इज़्ज़त का। आपके कर्म ये तय करेंगे कि सामने वाला शख्स आपकी किस तरह इज़्ज़त करेगा। मेरे फादर
हमेशा से हमारी लेगेसी में ये चीज़ें रही है कि कुछ लोग बड़े खिलाफ रहे हैं। गायकी के? नहीं, हमारे। ओके, ठीक है। तब मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी। आज मेरे खिलाफ को लेकर एक ही अल्फाज, जब भी अब्बा मुझे जिक्र करते हैं, हम बाप बेटे बात करते हैं एज अ फ्रेंड, तो मैं उनको एक शेर बोल के बात ख़त्म कर देता हूँ उनकी, कि खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे अपने ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। क्या बात है। तो मैंने अब्बा को बोला, हमें अपने टारगेट पे फोकस करना है, जो खिलाफ है उसको होने दो। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें काम करने की सुन्नत दे, ना कि किसी की ज़िल्लत करने की सुन्नत। खाली बैठ के ये सब। हाँ, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी ख़ानदान है, उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए। और वो आगे तब बढ़ेगा जब आप किसी की बुराई छोड़ के अपने बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी में बुराई नहीं है, मेरे में भी बुराई है, हर शख्स में बुराई है। बस फ़र्क इतना है कि आप गुड बुक्स में ज़्यादा हैं या बैड बुक्स में ज़्यादा हैं, ये आप खुद तय करोगे। तो पॉइंट पे आता हूँ, बदला जो है कारवां के बाद वो ये बदला है, नज़रियात बदल गए लोगों के। इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ऐसी थी, इज़्ज़त में कभी कोई कमी नहीं थी, लहजे बदल गए, आंखों का झुकाव बदल गया, रिश्तों की कीमत बदल गई। मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं रिश्तों को तवज्जो ज़्यादा देता हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई रिश्तेदारी में तवज्जो दे रहा है तो इस काम में फिर मुझे बड़ा सुकून है। फिर मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मुझे इतना काम दे कि मुझे मोहब्बत ही मोहब्बत मिले, तो मैं बटोरता जाऊँगा। मुझे तो मोहब्बत का भूखा हूँ, चाहे वो मेरे फादर हो या मैं हूँ। तो बस ये बदला है, नज़रिया बदला। अब वो जो खिलाफ है उनके पास अल्फाज नहीं, खिलाफ बोले तो बोले क्या। इतनी कम उम्र में इतनी सादगी और इतनी मैच्योरिटी, ये कैसे? ये क्या संस्कार हैं या संस्कार और वक्त ने जो सिखाया है उस सब का मिला जुला असर है? जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ 14 साल की उम्र में, मैं अकेला आया था, तो 2 साल तो मैंने माँ बाप के बिना गुजारे। अब कैसे गुजारे वो सिर्फ मुझे पता है। आज तक मेरे अब्बा को वो स्टोरी पता नहीं कि उस 2 साल में मैंने क्या किया, और मुझे बताना भी नहीं, वो किसी को नहीं बताना मुझे, क्योंकि उनको पता नहीं लगाना है कि उन 2 सालों में 14 साल से 16 साल की उम्र में क्या सफ़र किया। तो वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई और मेरे अब्बा ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके भेजा उन्होंने मुझे। अगर उन्होंने मुझ पे यकीन किया है उस उम्र में, तो एक बाप का क्या जिगरा होगा और क्या यकीन होगा। सही बात। तो उसको तो हम अल्फाजों में बयां ही नहीं कर सकते। आप एक बहुत ही रिच लेगेसी लेकर आ रहे हैं जी, है ना? आपके जिस जगह से आप आते हैं उसकी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी है। वो लेगेसी भी हम जानना चाहेंगे, चाहे वो राजा हसन साहब हों या उससे पहले जो आपके पुरखे रहे हैं, उनकी लेगेसी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं जिस माशरे से बिलोंग करता हूँ, वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान हिस्ट्री म्यूज़िक की जो है, और हमारा कल्चर म्यूज़िक से है। सो सबसे पहले बीकानेर से जिनको पद्मश्री मिला फोक गायिका के हिसाब से, अला जिले भाई। उसके बाद गुलाम मोहम्मद साहब आए, फिल्म मिर्ज़ा गालिब के लिए उनको 1956 का नेशनल अवार्ड एज कंपोज़र दिया गया, जो फिल्म आई थी मिर्ज़ा गालिब। जी जी, उन्होंने पाकिज़ा भी की। अच्छा। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते। तो वो बीकानेर से थे, हम हमारे समाज से रिश्तेदार हैं हमारे। उस दौरान बहुत सारे म्यूजिशियन हुए। अच्छा, उन सब से पहले क्लासिकल की दुनिया में अलाउद्दीन सलाउद्दीन साहब पैदा हुए,
जो महाराज गंगा सिंह जी के गढ़ के अंदर क्लासिकल गवैये थे, और महाराज गंगा सिंह जी ने उनको हवेली गिफ्ट की बीकानेर में। वो भी हमारे रिश्तेदार है। उस घर में मेरी 5 बहनें मैंने दी है, मतलब हमने। अच्छा। तो इस हमारे सगे संबंधी हैं। मेरी खुद की सगी बहन वहाँ पे, मेरे जो जीजा जी हैं उनके दादा की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर गुलाम मोहम्मद साहब 1956 में उनको मिला। फिर रोशन अली जी रिदम अरेंजर हुए, जिन्होंने तकरीबन 80 से 90 फिल्मों की रिदम को अरेंज किया। फिर राजू सरदार जी आए, फिर राजा हसन चचा आए। ठीक है, उन राजा हसन चचा से पहले राजू सरदार जी, रोशन अली जी से पहले, उनसे पहले मेरे बड़े फादर रजब अली जी, और राजकुमार डागर के नाम से उनका नाम फेमस था। रामलीला में भगवान श्री राम जी की वो भूमिका निभाते थे। तो वो उनको चारों वेद रामचरितमानस बाय हार्ट था। क्या बात। तो वो बड़े ज़बरदस्त गवैये थे। और मेरा गाने का ताल्लुक या मेरा नाम होना, ये सारी ख्वाहिश मेरे अब्बा की थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके भाई को, मेरे बड़े अब्बा को, राजकुमार डागर जी को, जो ओहदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। चलो ये अल्लाह की मर्जी है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, बट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आगे की पीढ़ी में वो चीज़ें कवर हो जाए। तो मेरे अब्बा का जो इंतज़ार है वो 45 साल का है, मेरा तो शायद 15 साल का होगा। तो ये जो कामयाबी ये सारी मेरे अब्बा को डेडिकेट है, क्योंकि 45 साल इंतज़ार किया उन्होंने। क्योंकि जब वो उस चरम सीमा पे थे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। फिर वो डिस्टर्ब हो गए माइंड से, फिर जल गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो क्राइसिस हो गए थे। तो आज भी मेरे अब्बा अपने भाई को लेकर, उनके आंख में आंसू आते, आज भी रोते हो जब रात में एकांत में बैठते अपने भाई के लिए। तो ऐसी मोहब्बत मैंने भाइयों को लेकर, जितनी मेरे अब्बा की आंखों में अपने भाइयों को लेकर मोहब्बत देखी, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी ऑनेस्टली। तो फिर उसके बाद रफ़ीक सागर साहब हुए, राजा हसन जी के फादर है। उन्होंने मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा भजन लिखे। राजस्थान में पिछले 30 साल से अगर मैं कहूँ, उनसे बेहतरीन भजन लिखने वाला शायद 2-3 जो भजन लिखने वाले हैं, उनमें से वो एक रफ़ीक सागर साहब। तो और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, कमाल के सिंगर, कमाल के राइटर, कमाल के कंपोज़र। उनका एक बहुत फेमस भजन है, सपने में सखी देखियो नंद गोपाल। मैं गा के सुनाना चाहूँगा। बुजुर्गों की चीज़ें गाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, हम इतने डर लगता है। सपने में सखी देखियो नंद गोपाल, सांवली सूरतिया, हाथों में बसुरिया और घुंघराले बाल, सपने में सखी देखियो नंद गोपाल। तो ये उनका भजन था। फिर मेरे उस्ताद अब्दुल सत्तार बियानी साहब, सरदार शहर से उनका ताल्लुक़ था, उनसे मुझे अब्बा ने बिठाया, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर अब्दुल शकूर सुलेमानी जी, उनसे भी मैंने तालीम ली। पुखराज शर्मा जी, उनसे भी तालीम ली। फिर लॉकडाउन के वक्त मैं बीकानेर गया, वहाँ पे अहमद अली जी हैं, रिश्ते में मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बड़े उम्र में, और लेकिन वो मेरे उस्ताद के रूप में, एज़ फादर, एज़ टीचर, वो मेरे ज़िंदगी में उनका रोल है। तो उनसे भी मैंने कुछ तालीम ली। और राजा हसन जी, जो कि मेरे चचा लगते हैं, उनसे दुनियादारी और ये फील्ड और ये इंडस्ट्री, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे मुझे बहुत सीखने मिला। तो बेसिकली आज ये जो मेरा टारगेट है, जो आज हुआ है, वो शुरू उनसे हुआ था। क्योंकि जब वो सारेगामापा में आए थे, जब मेरी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल की थी, और हमने एक स्टार देखा, पहला स्टार उस उम्र में उन्हीं को देखा। वो जो पीछे जितने नाम गिनाए, मुझे बाद में पता चले ना वो तो कि ऐसे लोग हुए हैं। बट मेरी एज के अकॉर्डिंग मुझे जो पहली दफ़ा दिखाई दिया या सुनाई दिया, वो संदीप आचार्य थे। उसके बाद हमारे समाज से, हमारे घर से राजा हसन चचा थे। तो संदीप आचार्य साहब इंडियन आइडल के विनर बने, बीकानेर से थे, वो भी सेम जगह से थे, शीतला गेट से, जहाँ से मैं हूँ। अच्छा। तो पहले संदीप आचार्य साहब, तो उनको देख के हमें लगा यार क्या बात है। फिर राजा हसन चचा आए, तो फिर उनको देख के हमें और हिम्मत आई, यार
पहले तो हमें लगा कि संदीप भाई हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, यही कर सकते हैं या और कोई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीकानेर में संदीप आचार्य जी से बड़ा कोई स्टार था ही नहीं, आज भी नहीं मेरी नज़र में, क्योंकि ही वॉज फर्स्ट इंडियन आइडल। सो हमारी नज़र में जो पहला स्टार है वो तो है ही, वो हमेशा रहेगा, उनका ओहदा हमेशा वहीं रहेगा। उसके बाद राजा हसन चचा है। अब हमारा गाना एक जैसा मीन्स कि हम उस माशरे से आ रहे हैं, उस जगह से आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें सिमिलियर है। तो जब चीज़ें सिमिलियर होती है तो आप सुनते ज़्यादा, तो हमने उनको ज़्यादा सुना, तो वो हमारे इंस्पिरेशन बने। आज भी वो मेरे इंस्पिरेशन हमेशा रहेंगे। तो फिर उनको फॉलो करते करते आज कारवां तक ही हमने कारवां तक का कारवां तय कर लिया। जी जी बिल्कुल। जब सफलता की तलाश कर रहे होते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक बार हम सफल हो जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, अच्छे पैसे आने लगेंगे, तो ये करेंगे। तो अब तो वो मकाम हासिल हो गया है, तो ऐसा कोई एक काम जो जहन में हो और जिसको पूरा किया हो अभी? सर 2022 में सफलता जैसी चीज़, कामयाबी जैसी चीज़, शोहरत जैसी चीज़ मेरी जहन से ख़त्म हो चुकी थी। ओह। तो ये जो सारा मिला, ये ख़त्म होने के बाद मिला है। और ऐसा क्या हुआ था 22 में? आई लॉस्ट माई बिग ब्रदर। रईस अहमद उनका नाम था, तबला नवाज थे। और वो जो 5 साल का स्ट्रगल था ज़िंदगी में, जब मैं मुंबई आ गया, मैंने फैमिली बुला ली, 2010 में बहन की शादी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। फिर वो जो सुर क्षेत्र के बाद जो पीछे स्टोरी सुनी, उसके बाद जो 5 साल मैंने स्ट्रगल किया, उस 5 साल के स्ट्रगल में उस शख्स ने घर चलाया और मैंने सिर्फ स्ट्रगल किया। तो ये जो सहारा है ना, यूनिक, वो मेरे अब्बा से भी ज़्यादा जो क्रेडिट है वो उसका है। तो फिर मैं, उनकी डेथ हुई और फिर मैं तकरीबन 1.5 साल डिप्रेशन में मैं था। 1.5 साल में काम नहीं किया, मैं बाहर नहीं आया। और क्या वजह थी उनकी मौत की? अचानक से हुआ। अच्छा, अपने आप? मैं जगह पे भी मौजूद नहीं था। उसी दिन मैं निकला अजमेर शरीफ के लिए। तो फिर मैं अजमेर शरीफ से वापस जयपुर आया, जयपुर से फिर मैं मुंबई आया, फिर मुंबई से डेड बॉडी में बीकानेर लेके गया, और 84 आवर्स में उस दिन जगह हुआ था, मुझे याद है। 2022 की बात है ये। उस दिन मुझे लगा कि ये शोहरत, ये दौलत कुछ मतलब नहीं है, पल का खबर नहीं है, सामान 100 बरस का इकट्ठा कर रहे हैं। सो ये जहन से मेरे निकल चुका था ऑनेस्टली। ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं थी या मुझे ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए जीने का हक मुझे भी है, कपड़े अच्छा पहनना मेरा भी हक बनता है, या मैं भी अच्छे जूते पहनूं, मैं भी अच्छा खाना खाऊं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाऊं, और ये होना चाहिए। मुराद ये है मेरी उस चीज़ से ख्वाहिश ख़त्म होने की कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है तो वो मेरे दोनों भाई हैं। एक छोटा भाई है और एक मेरा जो बड़ा भाई वो चला गया। ये मेरे बचपन से था। कामयाबी ये सारी चीज़ें अलग है, मतलब भाइयों के मोहब्बत से मुराद ये कि माँ बाप बाद में मेरे लिए, मेरे भाई पहले, इस लेवल पे। तो ये भी मेरे अब्बा के लिए, शायद वो उस ब्लड से हूँ तो वो चीज़ें सेम होती है। एक बहन है मेरी, वो उसको मैंने माँ का ओहदा दे रखा है, बड़ी है मेरे से 5 साल। तो वो जो बोलती है वो फाइनल ही होता है मेरे लिए। तो मम्मी के लिए नहीं होता। एक दफ़ा मम्मी चिल्लाती है, क्या तू इसको यार बार बार इसका ख्याल रखता रहता है यार। माँ तो भाई है। तो ऐसा, हालांकि वो सिर्फ बोलने के लिए बोलती है, हमसे ज़्यादा तो वो रखती है, लेकिन ऐसा होता है अक्सर। तो बड़े भाई जो थे, वो उनसे मेरा रिलेशन जो था वो भाई का था नहीं, दोस्त का भी नहीं था। ऐसा 2 साल का ही फ़र्क था हमारे एज में, बट बहुत स्ट्रिक्ट था वो, बहुत ज़्यादा बांध के रखा था मुझे उसने। मतलब इस लेवल पे कि अगर मेरे से कहीं गलती होगी तो थप्पड़ मार देता था मुझे। और मुझे अगर कुछ काम करना होता तो मुझे अब्बा से सिफारिश करनी होती कि भाई को बोलो यार मुझे काम करना है। अगर कोई चीज़ भी खरीदनी होती तो मैं इसकी इजाज़त के बिना नहीं खरीद सकता था। ऐसा सीन था। अगर मैं किसी शॉप में खड़ा हूँ और मुझे जीन्स लेनी है तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि मैं जीन्स ले रहा हूँ। डिसिप्लिन, फुल ऑफ डिसिप्लिन। एक दिन मैंने गुस्से में आके बोल दिया, मैंने बोला यार मैं कलाकार हूँ, मुझे इतना डिसिप्लिन नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मैं आज़ाद बंदा हूँ। तो उसने बोला मैं पर काट दूंगा। बस वो एक चीज़ मिसिंग करता हूँ। आज मैं कहीं पे भी कुछ भी कर लेता हूँ तो मुझे डर नहीं किसी का। वो जो डर था ना,
वो ख़त्म हो चुका है और वो ख़त्म नहीं होना चाहिए था। वो डर नहीं प्यार था शायद। हाँ, वो मुझे वो जो डर बेइंतहा था ना, प्यार थी। हाँ वो फियर, उस फियर का शौक था मुझे, हाँ। उस फियर की लत थी, वो फियर ख़त्म हो गया। कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ तो यही है कि वो फियर ख़त्म हो गया। आज मैं किसी से भी कुछ भी बात कर लूँ, ऊँची आवाज़ में बात कर लूँ, तो मेरे जहन में ये तो है नहीं कि भाई आके चिल्लाएगा। तब मेरे जहन में ये था कि अगर मैंने किसी से गलत बात की तो सबसे पहले वो, उसको पसंद ही नहीं था कि आप किसी से एक अल्फाज भी गलत यूज़ करो। ऐसे किस्म का आदमी था वो। खैर, डिप्रेशन 1.5 साल में था, मन नहीं था, सोचा कि यार यहीं पे बीकानेर में रह जाते हैं। मैंने सोचा है, किसी को पता नहीं है, आज बता रहा हूँ। मैंने बोला यहीं पे रह जाता हूँ और जो मजदूरी कर लूँगा, ठीक है। ऐसा ऐसा जहन में आया मेरा, जो भी है यहाँ पे छोटे मोटे शोज़ होंगे वो कर लेंगे। इतना तो नाम मैंने कर ही लिया था कि मेरे अपने शहर में मुझे कोई भी एक प्रोग्राम का 1 लाख 1.5 लाख दे देगा, इतना तो हो गया था काम। उस 2022 की बात है कि मैं उस वक्त, मुझे अगर मैं किसी से 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये मांगता तो मुझे कोई भी दे देता। बोला जब तक चल रहा है चला लेते हैं, बाद में कभी मजदूरी करनी पड़ी तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस माइंड सेट पे आया। फिर जितने यार थे सब बेवफा हो गए, सब ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें हो गई सब ख़त्म। फिर वो फिर एक दिन मैं मुंबई आया वापस, तो जिस घर में उसकी डेथ हुई थी उस घर को उसी वक्त खाली किया मैंने वो खाली किया। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं है, सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। बट ठीक है, वो दुख ऐसा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जो ठीक लगा मैंने किया। मैंने घर खाली किया, फिर मैंने दूसरी जगह घर लिया और मैं अकेला बैठा था और मुझे वो सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि उसने जो जो चीज़ के लिए मुझे मना किया, जिस वक्त वो मुझे उस चीज़ के लिए बुरा लगा, वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने थी। और उन लोगों ने जो मसले किए, वो सारे लोगों के उसने मुझे नाम लेके बोले कि ये शख्स है, इनसे दूर रहना। वो जाने के बाद उसने खुद ही दूर कर दिया। ये चीज़ें हुई। फिर एक दिन मेरे अब्बा का जो जज्बा है वो मेरे दिमाग में आया और मैंने उसके दोनों बच्चों को देखा, भाई के। मैंने बोला यार ये कौन सा दुख है कि भाई तो चला गया और उसके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। फिर तो आप मतलब बेकार इंसान हो। मैं खड़ा हो, मैंने फिर से काम शुरू किया और इस लेवल पे काम शुरू किया कि जो खोया था भाई वो तो वापस आ नहीं सकता भाई के तौर पे, लेकिन वो हर कोशिश की जो अपने माँ बाप का दुख हल्का करने में जो मुझे हो सकता था मेरे से, वो मैंने हर चीज़ की। और 6 महीने में मैंने 35 से 40 लाख रुपए वापस कमाए, क्योंकि जब भाई की डेथ हुई थी वो मेरा पहला सबसे बड़ा अमाउंट था जब मैंने 10 से 15 लाख रुपए कमाए थे जिंदगी में, इकट्ठे किए थे, कमाया बहुत जिंदगी में, बट कभी रुका नहीं। वो तब वहाँ से लगा कि अब यहाँ से और मैं ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। फिर मैंने 6 महीने में 35 से 40 लाख रुपए कमाए, मेरे 10 गाने आए, रिलीज फंक्शन हुए, सब कुछ हुआ, मैंने सारा सेटअप बिठाया। तो मैंने वो इसलिए बिठाया कि जो 2 साल ख़राब किए काम के, 1.5 साल ख़राब किया, उसको 6 महीने में कवर करना है। तो ये वहाँ से मेरा जहन थोड़ा सा ऐसा हो गया। आज भी जहन मेरा ऐसा है कि मैं जो भी मेहनत करता हूँ वो मैं अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए करता हूँ। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है नहीं कि मैं ख़ुद को दुनिया के सामने बड़ा दिखाऊँ, लोग मेरे पीछे घूमें, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। जो मेरे लिए स्वागत कर रहे हैं, जो मेरे लिए अपना मोहब्बत दिखा रहे हैं, मैं उनका एहसानमंदी हूँ, मैं उनका एहसान चुका नहीं सकता कभी। मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि वो मेरे पीछे घूमे, मेरी यही ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ खड़े रहे। तो जितने लोग मुझे मोहब्बत या प्यार दे रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका एहसानमंद हूँ और मैं उनका एहसान नहीं चुका पाऊँगा। तो बस यही है। आपको एहसान चुकाने की ज़रूरत भी नहीं, आप गाना गा रहे हैं, हाँ, आपका एहसान चुक रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, प्यार है। देखिए, अगर आपके किए हुए किसी काम से सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो आपने कर्ज वापस कर दिया। वो उनकी समझने का फेर है। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार और मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती, कोई रिवॉर्ड नहीं होता, रिवॉर्ड नहीं होता। ये जो सब फालतू चीज़ है कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने प्यार किया ही नहीं। हाँ, सही बात, सीधी सी बात है। मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव बिल्कुल सही। मोहब्बत का कोई रिवॉर्ड नहीं है।
ठीक है, इश्क का भी कोई रिवॉर्ड नहीं, प्यार का रिवॉर्ड है। क्या यार मैंने तेरे साथ खाना खाया, तूने मेरे साथ खाना नहीं खाया, ये प्यार है। मोहब्बत का नाम है एक दूसरे का दुख बांटना। अब किसी के हालात हो ना हो, कोई किसी का दुख बांट सके ना बांट सके, इश्क में तो इंसान अकेले ही होता है, वाह, उसका रिवॉर्ड ही नहीं होता। क्या तो बस ये जिंदगी है सर। गाने पे वापस आते हैं। जी अब ये तो गाना हिट हो गया, अब इस हमारे इंडस्ट्री के साथ या क्रिएटिव प्रोसेस के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि जो चीज़ चल जाती है आदमी उसी को पकड़ लेता है कि हाँ ये शहजाद को इसके लिए बुला लो, शहजाद को इसके लिए बुला लो। ऐसी कोई दिक्कत अभी आ रही है कि एक ही तरह का काम आ रहा है कि कारवां टाइप के गाने या यश जलाकर टाइप के गाने? कोई दिक्कत नहीं, मुझे जो मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। वाह क्या बात, मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, बस मुझे आप बोलोगे एक लाइन का नहीं, मैं गा दूंगा। इसी तरह के 50 गाने गाने गा दूंगा, वो काम है वो भी। बाहर आना, हिट होना, कामयाब होना अल्लाह के हाथ में। हमारा काम है प्रोसेस को ईमानदारी से करना। बिल्कुल। तो मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। कामयाबी तो इंसान नहीं क्रिएट कर सकता। मैंने अभी भी ये नहीं बोला कि मैंने हिट दिया, मैं ऐसा अल्फाज ही नहीं यूज़ कर सकता जो खुदा को नाराज़ कर दे। क्या बात। मुझे जब भी किसी ने पूछा यार क्या हिट दिया यार, मैंने बहुत नॉर्मली बोला, मैंने बोला भाई हो गया यार, अल्लाह ने सुन लिया। सही बात। मैंने यही मेरे दिल से निकलता है सर। जैसे बोलते ना यार भाई क्या हिट दिया यार तूने, मार्केट कैप्चर, ये वो फलान टीम का। बोला हो गया यार। एक इंटरव्यू में पूछा किसी ने, इंटरव्यूअर ने, कि आगे का आपका क्या प्लान है? मैंने तो यही नहीं किया था प्लान, आगे क्या प्लान करूं, मैंने तो ये भी प्लान नहीं किया था। बहुत लोगों ने बोला मौका है, मार्केट कैप्चर कर ले, ये कर ले। मैंने बोला ये नहीं होता तो तुम क्या बोलते, क्या कैप्चर करूं मैं? सही बात। जब उसे बनाना होता है ना, वो दुनिया एक तरफ होती है। हाँ एक चीज़ है जो इंसान के हाथ में, कि आपको जो इल्म और जो शोहरत या जो भी मिल रहा है, आप उस माहौल में, उस ग्राउंड में, जैसे क्रिकेट में चल रहा है, उस क्रिकेट मैच में आप अपने आप को ऑडियंस में बैठ के तो खेल नहीं सकते। यू हैव टू प्ले इन द ग्राउंड, राइट? सो ग्राउंड में तो प्ले करना पड़ेगा ना, तब जाके आप या तो बढ़िया रन मार सकते हो, या बढ़िया फील्डिंग कर सकते हो, या बढ़िया बॉलिंग कर सकते हो। तो आपको ग्राउंड में रहना है। आप इतने काबिल बनो कि आप टॉप 11 की टीम में आपका नाम रहे, उसके बाद कामयाबी शुरू है। टॉप 11 में रहना कामयाबी नहीं है। सही बात। आप रिकॉर्ड क्या कायम कर रहे हो वो कामयाबी है। सही बात। अब मैं ऑडियंस में बैठ के ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे अल्लाह कामयाब करे। कामयाबी तो मैदान में उतर के ही होगी। टॉप 11 में आओगे तब कामयाबी होगी यार। तो मैं ये कह सकता हूँ कामयाबी होना नहीं होना तो अल्लाह की मर्जी है। विराट कोहली से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है आज के एरा में। वो भी हर मैच जब शुरू करता है तो यही सोच के करता है भगवान आज अच्छा 50 तो कम से कम बन जाए, उसके बाद देखेंगे जो होगा। यही थॉट होता है। मैं क्रिकेट लवर हूँ, मुझे पता है। बिल्कुल। शतक का कोई सोच के नहीं आता कि आज शतक मारूंगा। वो प्रे करता है आज एटलीस्ट 50 क्रॉस हो जाए, उसके बाद मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। तो यही होती है जिंदगी सर। आपको मैदान में रहना है, बिल्कुल। साबित नहीं करना है खुद को, साबित वो रब करेगा। मैदान में रहना। मुझे किसी को साबित नहीं करना था, मुझे बस इतना करना था कि मेरे अब्बा की जो 45 साल का इंतज़ार है वो खुदा उनकी मौजूदगी में वो पूरा कर दे। और अल्लाह ने उनकी मौजूदगी में कर दिया। मेरे लिए इससे बड़ा कोई अवार्ड, कोई कामयाबी कुछ है ही नहीं। इस चीज़ का प्राउड है मुझे। प्राउड मुझे इस चीज़ का है कि इस गाने के बाद मेरे जो घर में 6-7 बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है सिक्योर हो गया कुछ समय के लिए। मैं उनके एजुकेशन के लिए अब थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ। इस चीज़ की खुशी है मुझे। बाकी मेरा ये बिल्कुल थॉट और प्रोसेस कोई पीछे घूमे कोई आगे नहीं भाई, सब साथ में घूमेंगे। अच्छा एक सवाल ये आता है जहन में कि इस फिल्म में धुरंधर में कव्वालियों का, पुरानी कव्वालियों को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है। आपकी कोई फेवरेट पुरानी कव्वाली? सर कव्वाली तो कभी मुझे 1-2 इंटरव्यू में पूछा गया कि कव्वाली का दौर चला गया था। कव्वाली का दौर तो कभी गया ही नहीं। कभी 50s में गाई थी चढ़ता सूरज धीरे धीरे। हाँ वो 50s या 60s पता नहीं कब गई थी, लेकिन वो आज भी रेलेवेंट है। कव्वाली तो कभी दौर गया ही नहीं। हाँ ये कह सकते हो आप कि कमर्शियल मार्केट में लोगों ने उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया।
हाँ। बट ग्राउंडेड लेवल पे तो कव्वाली चली रही है। हाँ आप किसी भी शो में इवेंट अटेंड करें, कॉन्सर्ट अटेंड करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पुरानी कव्वाली में देखो सर, मैं तो नुसरत साहब को बहुत सुनता हूँ। वाह। आपको शायद एक बात पता नहीं होगी कि ये भी कव्वाली 1960s की नहीं है। कौन सी वाली? ना तो कारवां की तलाश है। ओके, नहीं ये तो 40s की है शायद, मैं तो उसकी बात कर रहा था, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढलता ये 40s की है, है। राइट? राइट राइट, शायद, मुझे नहीं पता। रोशन जी ने इस कव्वाली को 1960 हाँ, में बनाया। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है। राइट। ये कव्वाली है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के फादर की, ओह, जिनका नाम है फतेह अली खान साहब, और उनके बड़े अब्बा मुबारक अली खान साहब। उन्होंने देवानंद के घर पे ये कव्वाली गाई थी 1950 में। देवानंद जी ने पार्टी रखी थी, उनको बुलाया था, ना तो कारवां की तलाश है। और उन्होंने ये बोला कि ये कव्वाली अगर किसी को रिक्रिएट करनी हो हाँ, तो आप कर सकते हो। मैंने खान साहब से बात कर ली है, और फतेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब वो शख्स थे जिनका नाम आज नुसरत फतेह अली खान साहब का जिस स्तर पे नाम है, उससे भी ज़्यादा नाम था उस दौर में उनका, वाह। अपने फॉर्म में, क्योंकि दे वॉज फर्स्ट कव्वाल जिन्होंने कव्वाली को क्लासिकल में तब्दील किया। कव्वाली तो पहले से थी, पहले से। बट कव्वाली पहले वाणी थी, वाणी से कव्वाली में आई, और कव्वाली को क्लासिकल कव्वाली में किया फतेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब। ओके। तो उन्होंने ये कव्वाली बनाई थी। उसके एक वर्जन नुसरत साहब ने भी गाया हुआ है, ना तो बुत कदे की तलब मुझे, ना हरम की दिल को तलाश है। ये भी अगर मौसीकी के साथ ना तो बुत कदे की तलब मुझे, ना हरम की दिल को तलाश है, तो कव्वाली तो कभी गई ही नहीं। ये है, कव्वाली को उस स्केल पे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा था जिस स्केल पे फिल्में बनती है 1000 करोड़ की या 800 करोड़ की। शायद सिचुएशन में नहीं आ रही थी, शायद स्टोरी लाइन में नहीं जा रही थी, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टर 300 करोड़ रुपए लगा रहा है, उसकी मर्जी है। वो जो उसका जो विजन थॉट है, विजन है, वो क्लियर जरूरी है। अब इसमें विजन था कि भाई हम इस चीज को, अच्छा टोटली डिफरेंट है, स्टार कास्ट, स्टोरी लाइन से गाने टोटल डिफरेंट है। एकदम एकदम एकदम। कहाँ तो रंबा हो चल रहा है, कहाँ गोलियां चल रही हैं, आप बताओ। बट ये डायरेक्टर का दिमाग है। दिमाग है। दिमाग क्या है कि उस दौर में हाँ, पॉप म्यूजिक ऐसे ही हालात में हुआ करता था, वाह, सही बात। तो उन्होंने वो दौर दिखाया है। उन्होंने नंबर में क्या लिखा है 1970 वो छोड़ दो, बट अगर आशा जी पिया तू अब तो आजा, आप समझ रहे हो, तो उस एरा को अगर हम आज देखेंगे तो वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा हमें। वो तो उस वक्त के लोगों को पता था कि वो कितना रंगीन था। हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, बट रंगीन तो वो दौर भी था सर। बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत बात तो ये, वो शायद थोड़ा ज्यादा था, शायद किसको क्या पता, यू नेवर नो। You never know। इसी ने बातें तो बहुत हैं, समय की तंगी है, तो चलते चलते मुखरा, अब फरमाइशी गीतों कार्यक्रम है, तो भाई आप लोग एक गाना चुन लें और बताएं कि शहजाद से क्या कहना। मैं आपको मेरे बड़े फादर रजब अली डागर, राजकुमार डागर साहब का हाँ। एक भजन सुनाऊंगा जो कि संस्कृत से ताल्लुक रखता है। क्या बात है। ठीक है। बिन सेवा जो दवे दीन पर, सपुत सहित हर जानी, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। बिन सेवा जो दवे दीन पर, सपुत सहित हर जानी, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। मेरा अब्बा खुश हो जाएंगे। ये दुनिया धुरंधरों से भरी हुई है, लेकिन आज असली धुरंधर हमारे साथ आए और हमसे संवाद किया। शब्द नहीं है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हो गया था कि गला भराया, आंखें भराई, शायद कुछ रूहानी है।
कुछ रूहानी वहाँ से निकल रहा है जो यहाँ रूह तक पहुँच रहा है। आपकी भी रूह तक पहुँचा होगा। उनसे संवाद करने के लिए शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू सर।